हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हम पहले बात करेंगे उत्तराखंड के 2 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो पूरा साल वो फेस्टिवल्स चलते हैं जो हम हर साल करंट अफेयर्स में से कवर करते हैं। Next is there is a new volcano eruption in Indonesia. That is a very important thing. RBI एंड सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। सम न्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी, डोमेस्टिक, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सम अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, बुकर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो कि इंडिया में हो रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज जो भी इस वीक में गुजरे हैं। एंड लास्ट वील डिस्कस ऑबिचुअरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2 पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। देखो जो पर्सन इन न्यूज़ का टॉपिक आता है करंट अफेयर्स में, वो हम ऑबिचुअरी में से भी उठाते हैं, वो हम बर्थ एनिवर्सरीज में से भी उठाते हैं, डेथ एनिवर्सरीज में से उठाते हैं, तो वो अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो आज ऑबिचुअरी में 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उत्तराखंड के फेयर एंड फेस्टिवल। फर्स्ट है एक फेयर जौलजिबी मेला, जो कि अभी इस साल इनॉग्रेट किया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो अगर चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के नाम आपने लर्न करने हैं, उनको लर्न करने का भी यही एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। ये जो मेला है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मनी प्रमोट करता है इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल के बीच में। इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल एक कॉमन हेरिटेज शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। तो ये जो मेला है ये उस चीज़ को प्रमोट करने में काम करता है। और इसी मेले में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने 18 न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनकी वैल्यू 64.47 करोड़ की है। फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो फेस्टिवल है इगास बागवाल। ये जो फेस्टिवल है इसको बुद्धि दिवाली और हर बोधनी एकादशी भी बोला जाता है। इसका एक प्रॉपर डेट जो निकलता है हर साल, वो होता है दिवाली के 11 दिन बाद। तो दिवाली के 11 दिन बाद जो एक अलग तरह का फेस्टिवल सिर्फ उत्तराखंड में पर्टिकुलरली मनाया जाता है, ये उसका नाम है इकास बागवाली। और उसके अलावा उसको बुद्धि दिवाली और हर बोधनी एकादशी भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जो कि इंडोनेशिया में हुई है। दिस इज द नेम ऑफ द माउंटेन, लियोटोबी लाकी लाकी इज द माउंटेन, जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया में पड़ता है। 7 नवंबर को काफ़ी बड़ी इरप्शन हुई, 6500 मीटर हाई तक जो एशेज हैं और जो धुआं है वॉल्केनो का वो गया। सो यू कैन मेक एन आइडिया कि कितना बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन ये हुआ है। अब ये जो चीज़ है इसका एक सीधा रिलेशन जुड़ा हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में, दिस इज द पैसिफिक ओशन, इसके आसपास ये जो सारा हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज द मेन एरिया जहाँ पे दुनिया भर के सारे वॉल्केनोज जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। यहीं पे ये इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे इंडोनेशिया के आइलैंड्स पड़ते हैं, जहाँ पर उनमें से ही एक आइलैंड है, दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द आइलैंड जिसमें अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही मोस्टली आप हर साल वॉल्केनिक इरप्शंस ऑब्जर्व करोगे। पैसिफिक ओशन की अगर आप इस साइड जाते हो, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस साइड अगर आप जाते हो तो ये यूरेशियन प्लेट आ जाती है, जहाँ से ये रशिया का पार्ट आता है। फिर उसके बाद रशिया में भी थोड़ी देर पहले अभी वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक होकर हटा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो चाइना का पार्ट शुरू हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ये इंडिया के जो ईस्ट में सारे आइलैंड्स पड़ते हैं उनका एरिया, जापान वगैरह इज वेरी प्रोन टू सुनामीज, अर्थक्वेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द एरिया जहाँ पे दुनिया भर की सारी ऐसी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो ये माउंटेन का नाम हम याद रखेंगे। वॉल्केनो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो नई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। पहले पुरानी हम चीज़ें समझते हैं। करंटली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी इंडियन कंपनी का
10% तक का पेड अप इक्विटी कैपिटल होल्ड कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में 10% तक की अगर कोई बाहर से कंपनी आके शेयरिंग खरीद रही है, उसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना चाहता है तो या तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर, या फिर उसको अपने जो शेयर्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये जो ट्रांसफ़र होता है कि मान लो किसी ABCD कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो 10% से उसको बढ़ाना चाहता है तो उसको कन्वर्ट करेगा वो FDI में। अब वो जो FDI में रिक्लासिफिकेशन होगी उसके लिए 5 ट्रेडिंग डेज का जो टाइम पीरियड है वो फाइनलाइज कर दिया गया है। पहले ये टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा था कि FPI से FDI रिक्लासीफाई होने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता था। अब अगर आप FPI से FDI ट्रांसफ़र होना चाहते हो, दैट ओनली टेक्स 5 वर्किंग डेज। दैट इज़ द चेंज जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी न्यूज़। सबसे पहली चीज़ है इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 14 मंथ हाई पे पहुंच चुकी है अक्टूबर में। मतलब 14 मंथ हाई मतलब पिछला पूरा साल बीच में हम इंक्लूड कर रहे हैं। पिछले अक्टूबर से अब तक जो अब तक की मैक्सिमम इन्फ्लेशन है इंडिया की, दैट इज 6.21%। रिटेल इन्फ्लेशन CPI इन इंडिया, CPI का इंडिया में जो टारगेट रेंज है दैट इज़ 2 to 6%। अगर 6% हम क्रॉस कर लेते हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई है। और इस इन्फ्लेशन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न कि ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी, दैट रीज़न इज़ फूड इन्फ्लेशन। फूड आइटम्स में का जो रेट राइज हो रहा है उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ने को मिल रही है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो RBI के साथ मिलकर काम करती है इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। MPC में देर आर टोटल 6 members, 3 comes from RBI, 3 are independently decided by government from within the economy। MPC का चेयरमैन RBI गवर्नर होता है एंड दैट इज़ एन एक्स ऑफिशियो पोजीशन। इसके अगर मेंबर्स चेंज होते हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन के रिलेटेड एवरी डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम 1 April to November 10 यूनियन गवर्नमेंट कलेक्टेड 12 लाख करोड़ रुपीज़ इन नेट डायरेक्ट टैक्सेस, और ये चीज़ 15.4% का इंक्रीज़ है पिछले साल की सेम डेट्स में। और इस साल की सेम डेट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने 15% ज़्यादा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट किया है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इंडिया में GST कलेक्शन भी बढ़ रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ रहा है, UPI पेमेंट्स का जो नेटवर्क है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हमें दिख रहा है। सिर्फ साथ में जो एक प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसके रिएक्शन में रेपो रेट बढ़ाया जाता है, बैंक रेट बढ़ाया जाता है, रेट्स में क्या चेंजेस लाए जाते हैं। तो अब जो MPC कमेटी की मीटिंग होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इन US जो आया था, जब वॉल स्ट्रीट पूरी क्रैश हो गई थी, उस टाइम पे एक टर्म फेमस हुई थी टू बिग टू फेल। कुछ ऐसे बैंक्स, कुछ ऐसी कंपनीज थी US की जिनको US गवर्नमेंट ये समझती थी कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये कभी घाटे में नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी हैं। लेकिन वैसा ही वो जब कंपनीज का फॉल हुआ तो वो इतना घाटा हुआ कि पूरी इकोनॉमी ही US की हिल गई और पूरी दुनिया में उस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ। तो तब से हमने इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड कर लिया कि हम जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा बड़े बैंक्स हैं, जिनके पास ज़्यादा सेविंग्स हैं, ज़्यादा लोन है, जिन्होंने ज़्यादा रिस्क ले रखा है, हम उन बैंक्स को हर साल डिक्लेयर करेंगे एज सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। अब ये चीज़ इंडिया में भी हमने करनी शुरू करी 2015 में। RBI को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि 3 बैंक्स को वो डिक्लेयर करे जो बैंक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं। हर बैंक के पास एक रिस्क का रिजर्व रेशो होता है कि आपके पास जितना लोन आपने दे रखा है उसका कुछ प्रतिशत आपको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है कि कल को अगर आपका लोन मारा जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप वहाँ से फंड में से पैसा निकाल के अपना रिस्क कवर कर लो और इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना होने दो। सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के लिए ये रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा रिस्क ले रखा होता है। बहुत सालों से डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं जो 3 इंडिया के, वो बैंक्स हैं SBI, HDFC एंड ICICI। जब से SBI ने अपने एसोसिएट बैंक्स को ओवरटेक किया है तब से SBI ही इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ रिस्क। तो उस केस
इसमें इनको एक एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रिस्क वेटेड एसेट्स, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि SBI 0.80% जितना रिस्क उसने ले रखा है उसको रिजर्व में रखेगा, HDFC 0.40, ICICI 0.20। हमने इसको शुरू किया 2015 में, इंटरनेशनल लेवल पे 2008 के बाद शुरू हो गया था, और इन बैंक्स को बोला जाता है टू बिग टू फेल बैंक। सो बहुत सालों से यही है, इंपॉर्टेंट है, बैंक के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। FICCI नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ने डिक्लेयर कर दिया है हर्षवर्धन अग्रवाल को एज प्रेसिडेंट इलेक्ट। FICCI इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ इंडिया, इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्रीज बॉडी है ये। इसके नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने दोबारा से सेम प्रेसिडेंट को री इलेक्ट कर लिया है, उनका नाम है प्रेसिडेंट तैयब इकरम। ही हैज़ बीन री इलेक्टेड दोबारा से एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। नेक्स्ट है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, देखो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया के लिए। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें कोई भी फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक्सरसाइज हुई अरुणाचल प्रदेश में नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब आपको याद होगा कि SCO और ब्रिक्स समिट में अभी रिसेंटली इंडिया एंड चाइना ने अपना जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसको रिन्यू किया है, रिन्यू नहीं कह सकते हम, उन्हें अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया है। तो उसके चलते अब इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जाके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें तीनों फोर्सेस को इन्वॉल्व भी किया गया है, और तीनों फोर्सेस को इन्वॉल्व करके उनको तैयार किया गया है कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे आप मिलजुल के इसके लिए तैयार होने चाहिए। उसका मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी प्रहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया में हो रही है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाराष्ट्र। इसके जो डेट्स हैं वो हैं 8 to 21 नवंबर, काफ़ी लंबा चलने वाली है। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष अभ्यास 2024, और ये पहली बार है कि इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में एक स्पेस एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। और ये जो एक्सरसाइज है इट वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली ऑन 11 सितंबर। इसको कंडक्ट किया है डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस पर्सोनल हेडक्वार्टर्स फ्रॉम 11 to 13 नवंबर। इसका जो पर्पस है कि स्पेस डोमेन में भी हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखना है। अब क्योंकि ये चीज़ पहली बार हुई है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष अभ्यास पहली बार स्पेस सेक्टर में जाके हमने डिफेंस एक्सरसाइज करी। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। पूर्वी प्रहार इंडिया की तीनों फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइज जो कि हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास करी है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज फिक्शन कैटेगरी की नॉवेल्स में दिया जाता है हर साल। पिछले साल जो बुकर प्राइज था वो दिया गया था पॉल लिंच को फॉर अ नॉवेल कॉल्ड प्रॉफिट सॉन्ग। इस साल का जो बुकर प्राइज है वो दिया गया है एक नॉवेल के लिए जिसका नाम है ऑर्बिटल, और ये दिया गया है एक वुमेन को जिनका नाम है समांथा हार्वे। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर बेस्ड एक बुक लिखी है, और ये काफ़ी छोटी बुक है। सिर्फ ये दूसरी बार हो रहा है कि इतनी छोटी एक बुक को, फिक्शन कैटेगरी की नॉवेल को बुकर प्राइज़ दिया गया हो, और 2019 के बाद शी इज़ नाउ द फर्स्ट फीमेल जिनको ये प्राइज़ मिल रहा है, नॉट फर्स्ट इन हर ओन कैटेगरी, 2019 के बाद फर्स्ट। तो समांथा, एक तो नाम हम याद रखेंगे, समांथा हार्वे, नॉवल का नाम है ऑर्बिटल। बुक्स एंड ऑथर्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर SSC, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, और बुकर प्राइज़ में से तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। वही सभी राइटर्स और उनकी बुक ज़्यादा पूछी जाती हैं जो अवार्ड विनिंग होते हैं, जैसे कि ये। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, नाम और बुकर प्राइज़ 2024, एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज, 2 इंपॉर्टेंट डेज। पहला है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। यहाँ पे एक इंडिविजुअल का नाम हमने याद रखना है, पॉलिश फ्रेंच साइंटिस्ट मैरी क्यूरी,
जिन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, जिससे हमने रेडिएशन थेरेपी से कैंसर का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो रेडिएशन थेरेपी के इन्वेंटर का नाम है मैरी क्वेरी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनकी याद में हम लोग 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, जो कि ऑब्जर्व करता है WHO सिंस 2012। इम्यूनाइजेशन जो भी कॉमन हमारी डिजीजेज हैं कि अगर हमें उनकी भी प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल जाए तो कितने लोग मरने से बच सकते हैं, इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट दिन है रिलेटेड टू इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिलेटेड टू गांधी जी। आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो बहुत लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए, बहुत सारे पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए। तो उस टाइम पे कुछ डिस्प्लेस्ड लोग टेम्परेरीली सेटल्ड थे कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो गांधी जी उनको मिलने के लिए जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए थे। तो वहाँ जाने की बजाय उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो उस टाइम पे था न्यू दिल्ली में, वहाँ से एक लौती बार हमारे पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया था, उन्होंने ये मैसेज दिया था उन डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए। तो जिस दिन गांधी जी ने ये किया था, वो मैसेज दिया था थ्रू ऑल इंडिया रेडियो, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और ऑल इंडिया रेडियो केम इनटू एग्जिस्टेंस 1936, इवॉल्विंग आउट ऑफ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ऑल इंडिया रेडियो जो है उसको आकाशवाणी का नाम हमने दिया आज़ादी के बाद 1956 में। तो ऑल इंडिया रेडियो जो मेन उसका हेड था, वहाँ पे गांधी जी ने इकलौती बार विजिट किया, इकलौती बार हमारे पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। दैट वाज हेयर इन 1947 और इसलिए हम उस दिन को कमेमोरेट करते हैं। लास्टली हम बात करेंगे 2 ऑबिचुरीज जिसको हम पर्सन इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। रिनाउंड सारंगी माइस्ट्रो पंडित राम नारायण पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही वॉज रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। पद्म विभूषण विनर्स के नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको हम पर्सन इन न्यूज़ में पढ़ते हैं, और ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं, जैसे ऑड वन आउट करने के लिए, एनालॉगी बनाने के लिए। ही वॉज बॉर्न इन उदयपुर इन 1927। हिज फैमिली हैड स्ट्रॉन्ग रूट्स इन म्यूजिक। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत फेमस गाने हैं जो जिनमें इन्होंने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अपना सरंगी है, वो प्ले करी थी। दूसरे जिनकी डेथ हुई है, ही वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन, वारदराव कमलाकर राव। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड मृदांगम स्कॉलर। मृदांग इज कैटेगरी जिसमें हम ढोल को क्लासीफाई करते हैं, तो मृदांगम जो कैटेगरी है ये उसके म्यूजिशियन थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है कुछ साल पहले। तो दोनों ही म्यूजिशियंस हैं, इनके बैकग्राउंड्स, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड हैं, कौन से गाने इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, कौन से अवार्ड्स इनको मिले हैं। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। सो दीज वर ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे।